हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। भाई ये वेक्टर अलजेब्रा का लास्ट सेशन रहेगा। एक बार लास्ट क्लास में जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी उन्हें गो थ्रू कर लेते हैं और फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भी लास्ट सेशन में मैंने आपको दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं उनके ऊपर ही 3-4 रिजल्ट बताए थे और कुछ प्रॉब्लम्स भी कर करके दिखाए थे। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। भाई पहला रिजल्ट, दो वेक्टर कब पैरेलल, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर होगा। सबसे शानदार तो यही है कि दो वेक्टर पैरेलल कब हो, जब उन्हें एक दूसरे से ऑब्टेन किया जा सके। मींस वेक्टर ए कैन बी रिटन एज समथिंग इनटू वेक्टर बी और वेक्टर बी कैन बी रिटन एज समथिंग इनटू वेक्टर ए। लाइकवाइज दो वेक्टर पैरेलल ऐसे भी दिखाए जा सकते हैं कि आप उनके बीच में एंगल निकालिए, अगर एंगल कितना हो जाए 180 पाई तो वेक्टर पैरेलल कहलाते हैं। और एक कंपोनेंट से भी चेक कर सकते हैं। मान लो ए के कंपोनेंट ये गिवन है और बी के कंपोनेंट आपको b1 b2 b3 गिवन है, तो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशो सेम होता है, तो भी दो वेक्टर्स को पैरेलल या कॉलिनियर कहा जाता है। ठीक है भाई, अब एक बड़े कमाल की चीज सुनिए। अब मान लो कोई भी एक रैंडम वेक्टर पकड़ा मैंने, ये बहुत स्पेशल चीज है। अब मैंने कहा ए की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बताओ जो वेक्टर ए पर पैरेलल हो। दोबारा, ए की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बताओ जो वेक्टर ए पर पैरेलल हो, तो वो वेक्टर कौन होगा? वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, बहुत काम आएगी। कि ए की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो वेक्टर ए पर पैरेलल हो, तो वो वेक्टर हमेशा सोच लो उसका यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर हमेशा ए पर पैरेलल होगा। वैसे बहुत सारे निकाले जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ए की डायरेक्शन में जो ए पर पैरेलल हो, बट यूनिट वेक्टर सबसे सेफेस्ट आंसर है कि यूनिट वेक्टर आप निकाल लो और यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उस पे हमेशा पैरेलल होगा और वो ए की डायरेक्शन में तो होता ही है। अभी मैं वेरीफाई भी कराऊंगा। जैसे मान लो कल को कोई कहे कि बी की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बताओ जो बी पर पैरेलल हो, तो आपके पास है आंसर, यूनिट वेक्टर हमेशा पैरेलल होगा। कल को कोई आपसे कहे कि a प्लस बी की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बताओ जो a प्लस बी पर पैरेलल हो, तो आप a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकाल दो। मतलब यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल टू दैट वेक्टर। चलिए ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सो दैट कि आपको क्लैरिटी हो जाए। a का यूनिट वेक्टर निकालना सभी को आता है भाई, a डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। चलिए ग्रेट, देखते हैं जरा। तो व्हाट इज a का मैग्नीट्यूड? देख लो, ऐसी मन में देख लो a का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। 1 4 9 √14 आ रहा है, तो a कैप कितना आ गया मेरा? 1 बाय √14i प्लस 2 बाय √14j प्लस 3 बाय √14 के, ये a का यूनिट वेक्टर आ गया a के लिए। तो अब आप नोटिस करो, क्या ये दोनों पैरेलल नहीं है? अब पैरेलल चेक करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। आप सीधा चेक करो, चौथे रिजल्ट से चेक करो, कंपोनेंट वाइज दिस बाय दिस √14 चेक करो, दिस बाय दिस 2 से 2 कटेगा, √14 ऊपर चला जाएगा, दिस बाय दिस 3 से 3 कटेगा, √14 ऊपर चला जाएगा। तो वेरीफाई करो, तो तीनों बराबर आ गए। इट मींस ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल है, तो आपने ये वेरीफाई भी कर दिया। मींस अगर आपको एक वेक्टर चाहिए किसी भी एक सर्टेन वेक्टर की, जैसे मान लो एक वेक्टर डी है और आपको वेक्टर डी की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो डी पर पैरेलल हो, तो वो डी का यूनिट वेक्टर होगा। बस ऐसे समझ लो, ठीक है कि नहीं? तो यूनिट वेक्टर निकालिए, ऑलवेज पैरेलल रहेगा और उसकी डायरेक्शन में भी रहेगा। बहुत बढ़िया चीज है। अब इसके ऊपर एक दो सवाल है बुक में, मैं वो दिखाता हूं आपको। पहले इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड्स में आए हुए हैं। चलिए भाई, लेट अस हैव क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। पहले ये मिसलेनियस है, मिसलेनियस का 6 है ये, मिसलेनियस का 6। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं। अब एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं किया, बट ऐसा कुछ किया है। पढ़ो, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। ऐसा क्वेश्चन किया है हमने पहले स्टार्टिंग में। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, ठीक है, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो। तो पास्ट में हमने किया है, 5 यूनिट वाला वेक्टर तो नहीं निकाल सकते, 1 यूनिट वाला निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर निकाल के उसे बाद में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो ठीक है। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। याद रखना, ये रिजल्टेंट है ना, इस रिजल्टेंट का मतलब होता है सम। रिजल्टेंट मींस सम। तो एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इनके रिजल्टेंट पे पैरेलल हो। पहली चीज, रिजल्टेंट मींस a प्लस बी पे।
एक ऐसा वेक्टर बनाना है जो a प्लस बी पर पैरेलल हो। तो मैंने अभी बताया इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो, वो हमेशा a प्लस बी पर पैरेलल रहेगा। निकल गया। लेकिन उसने क्या बोला है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 5। लेकिन हम तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, और अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए कितना 5। तो यूनिट वेक्टर निकाल के उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक सी चीज है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सो मिसलेनियस का 6th में यहां सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले इनके रिजल्टेंट को मैंने C बुला लिया। जोड़ो इन्हें फटाफट फटाफट। सो व्हाट इज वेक्टर C? 2 और 1 हो गया आपका 3i प्लस j, और k वैनिश हो गया। अब आपको C ऐसा वेक्टर बनाना जो C के पैरेलल हो, तो C का यूनिट वेक्टर निकाल दो। सो देयरफॉर C कैप कितना हो गया भाई, वो हो गया आपका C डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो 3i प्लस j डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 प्लस 1। तो C कैप इज चलिए भाई, अब ये एक आपने ऐसा वेक्टर निकाल दिया जो रिजल्टेंट के पैरेलल है। व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट था आपका C 3i प्लस j, और आप नोटिस कर लो ये दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल चेक करने की टेक्निक आपको आती है। कंपोनेंट वाइज डिवाइड करके देख लो, दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। भाई पैरेलल वेक्टर तो बना दिया, बट एक कंडीशन और भी तो थी। उस पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए था 5, लेकिन ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। अपने को 5 मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हेंस द required vector of magnitude 5 is 5c कैप। बस इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो। 15 बाय दिस प्लस 5 बाय रूट 10 j, ये आपका आंसर आ गया। आई होप इस क्वेश्चन में कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आसान सा सवाल है, इजीली हो जाएगा। देख लीजिए, बढ़िया सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बस मैं इसको रब कर दे रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लो, अदरवाइज इसे खुद से ट्राई कर लेना। ये मिसलेनियस का 7th क्वेश्चन है, एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं, हिंट देके छोड़ देंगे। पढ़िए भाई 7th। वेक्टर ए ऐसा, वेक्टर बी ऐसा और वेक्टर सी ऐसा। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके पैरेलल हो। आ जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th। उसे डी बुला लो। किसको डी बुला लो? 2a माइनस बी प्लस 3 टाइम्स वेक्टर सी। अब मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो डी के पैरेलल हो, तो डी का ही यूनिट वेक्टर निकाल दो, वो डी के हमेशा पैरेलल होगा। अभी हमने पिछले पेज पे देखा, दिखा देते हैं। देखिए ना, ए का यूनिट वेक्टर हमेशा ए पे पैरेलल होगा। तो इधर वो कह रहा है कि एक ऐसा वेक्टर निकालिए, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालिए जो इसके पैरेलल हो, और इस वेक्टर का नाम मैंने क्या रख दिया है डी। तो मुझे एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो डी के पैरेलल हो। तो आप डी का ही यूनिट वेक्टर निकाल दो ना, वो हमेशा डी के पैरेलल होगा। तो हो गया काम। पहले वेक्टर डी बना लेंगे। कैसे बनाएंगे वेक्टर डी? यहाँ पे वेक्टर ए रखिए, यहाँ पे वेक्टर बी रखिए, यहाँ पे वेक्टर सी रखिए, सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको वेक्टर डी मिल जाएगा। एंड वंस यू हैव वेक्टर डी, देन आप आराम से डी का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, और वही आपका रिक्वायर्ड वेक्टर होगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी इशू है तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, फिर भी कोई इशू है तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, उसका जवाब दे देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बहुत और कमाल की चीज सीखते हैं। देखिए भाई, इसी को पकड़ते हैं, इस रिजल्ट को। दो वेक्टर पैरेलल कब? जब वो एक दूसरे से ऑब्टेन किया जा सके। मान लो कल को मैं कह दूं कि अल्फा वेक्टर पैरेलल है बीटा पे, तो अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो इन्हें एक दूसरे से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वेक्टर अल्फा इज समथिंग इनटू वेक्टर बीटा, ऐसे करके लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो पैरेलल होंगे, ऐसे याद रखना। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो दोनों वेक्टर हमेशा पैरेलल होंगे, याद रखिएगा। दूसरी बात, मैंने आपको लास्ट सेशन में ए क्रॉस बी का डेफिनेशन भी बताया था। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी एक वेक्टर है
जो परपेंडिकुलर है टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है। मतलब कभी भी आपको एक ऐसा वेक्टर लिखना हो जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो, ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी। एक बार ज्योमेट्रिकली भी दिखा देते हैं। देखिए भाई, मान लो ये कोई वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर बी है, तो दोनों पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ये ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी, तो इस वेक्टर को बोला जाएगा ए क्रॉस बी। परफेक्ट है कि नहीं? तो बढ़िया चीज है। तो चलिए भाई, इस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बेहतरीन सवाल करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का सवाल है भाई, लाजवाब क्वेश्चन है मिसलेनियस का 12वां। तो एक बार देखते हैं भाई ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार आप मेरे लिए। वेक्टर ए दे दिया, बी दिया है, सी दिया है। तो ए बी सी नाम के 3 वेक्टर हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। वेक्टर ए है आपका i प्लस 4j प्लस 2k। वेक्टर बी है आपका 3i माइनस 2j प्लस 7k। वेक्टर सी है 2i माइनस j प्लस 4k। कहता है फाइंड अ वेक्टर डी, एक वेक्टर डी निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। और एक और कंडीशन है कि सी डॉट डी 15 है। चलो इसे टैकल कर लेंगे, पहले वो पकड़ो। कहता है एक वेक्टर डी निकालना है जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर है। आइए साइड में मंथन करते हैं। एक वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है। वो कहता है एक वेक्टर डी है जो ए पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये मेरा कोई वेक्टर डी है, ये ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। बट अभी पीछे हमने एक रिजल्ट देखा, ऐसा वेक्टर जो ए पे भी परपेंडिकुलर हो और बी पे भी परपेंडिकुलर हो वो तो ए क्रॉस बी होता है, लेकिन उसका नाम तो एग्जामिनर डी बोल रहा है। भाई अगर वो ऐसे लिखता है, ये कैसा वेक्टर लिखो जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो वो ए क्रॉस बी होता है ना। लेकिन वहां पे कह रहा है कि एक वेक्टर डी है जो ए पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है। लेकिन मैं डेफिनेशन जानता हूं कि ऐसे वेक्टर का नाम तो ए क्रॉस बी होता है जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो। इसका क्या मतलब हुआ? डी भी ए और बी पे परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी भी ए और बी पर परपेंडिकुलर है। इट मींस ये दोनों वेक्टर पैरेलल कह लो या कॉलिनियर कह लो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हुए ना दोनों वेक्टर। भाई एक ऐसा वेक्टर जो ए पे भी परपेंडिकुलर और बी पे भी परपेंडिकुलर हो, ये तो पिछली क्लास के डेफिनेशन से मैं जानता हूं, उसे ए क्रॉस बी बोलते हैं। लेकिन उसने क्या नाम रख दिया कि डी एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है। इट मींस डी और ए क्रॉस बी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इट मींस दोनों पैरेलल कह लो या कॉलिनियर कह लो, ठीक है कि नहीं? इसका मतलब जो वेक्टर डी है वो पैरेलल है ए क्रॉस बी पर। बात समझ में आ गई? वेक्टर डी जो होगा वो ए क्रॉस बी पर पैरेलल होगा। और मुझे पता है अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो मैं क्या कर सकता हूं? वेक्टर ए इज समथिंग इनटू वेक्टर बी। और जो प्रेजेंट सिनेरियो है मुझे उससे क्या पता लग रहा है कि जो वेक्टर डी है वो ए क्रॉस बी पर पैरेलल है। ये मन में बातें करनी है, कॉपी पे नहीं। वेक्टर डी ए क्रॉस बी पर पैरेलल है। इट मींस मैं कह सकता हूं वेक्टर डी इज समथिंग इनटू ए क्रॉस बी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए, ये सब नहीं करना, यहां से देखिए, सिंस वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, सो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि जो वेक्टर डी है वो समथिंग इनटू ए क्रॉस बी होगा। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि भाई डी ए और बी पर परपेंडिकुलर है, बट ए और बी पे परपेंडिकुलर तो ए क्रॉस बी होता है। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हो गए। चलिए ठीक है, मुझे डी निकालना है। तो डी क्या है? लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। सो लैम्डा रखने का बाहर और यहां निकाल दो आप ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हर एक बच्चे को निकालना आता है। पहले ए के कंपोनेंट है 1 4 2, फिर बी के कंपोनेंट 3 माइनस 2 7। सॉल्व करिए वेक्टर डी को, लैम्डा बाहर रहेगा। कितना हो गया भैया? 28 प्लस 4i
माइनस जे, 7 में से 6 गया तो 1 जे हो गया ना, प्लस के माइनस का 2 और माइनस का 12। सो देयरफॉर व्हाट इज वेक्टर डी, लैम्डा टाइम्स 32i माइनस जे और ये माइनस का 14 के। तो ये मेरा वेक्टर डी हो गया। बट मुझे डी ही तो निकालना था, बट डी में कौन आ रहा है, लैम्डा आ रहा है। तो अगर आप कहीं से लैम्डा को फाइंड कर पाओ तो आपका काम हो जाएगा। तो लैम्डा फाइंड करने के लिए एक कंडीशन और दे रखी है ना, ये सी डॉट डी इज 15। तो इस कंडीशन को आप इस्तेमाल कर लेंगे, सी डॉट डी बराबर 15, ये कंडीशन हम इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए भाई जरा, नाउ आपको पता है सी का डॉट प्रोडक्ट डी के साथ कितना है, 15 है। तो आप यहां से लैम्डा निकाल लेंगे। तो देखिए ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, डॉट प्रोडक्ट करना है। कैसे करेंगे, देखिए लैम्डा बाहर पड़ा है तो बाहर ही पड़ा रहने दो उसको। सी और डी का डॉट प्रोडक्ट, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। 32 इंटू 2 64, माइनस और ये माइनस, प्लस का 1 और माइनस का 56 इज 15, 65। तो ये हो गया आपका 9 लैम्डा इज 15। तो लैम्डा आपका आ गया सिंपली 5/3। सो देयरफॉर वेक्टर डी इज, लैम्डा को 5/3 पुट कर दो यहाँ पे और अंदर भेज रहा हूं मैं। तो ये कितना आ गया, 160/3i माइनस 5/3j माइनस 70/3। ये मेरा फाइनल आंसर है वेक्टर डी का। बहुत आसान, बहुत शानदार सवाल है और भाई एग्जाम ओरिएंटेड चीज है, एग्जाम में आती रहती है ये। ठीक है भाई, इसे आप बनाइएगा, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये सीबीएसई बोर्ड 2019 शायद 18, मुझे अभी ढंग से याद नहीं है, अभी देख के बताता हूँ। सो 18 या 19 में था, 4 मार्क का प्रॉब्लम था, बिल्कुल सिमिलर सा प्रॉब्लम है। एक बार देखिए प्रॉब्लम को ढंग से। क्या प्रॉब्लम है ये, कहता है कि ये एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी और डी डॉट ए 21 है। तो एक वेक्टर डी निकालना है जो बी और सी पर परपेंडिकुलर है। तो आ जाओ जरा बस साइड में चलते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं और हो गया काम। भाई ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। एक जो वेक्टर डी है वो बी पर भी परपेंडिकुलर है और सी पर भी परपेंडिकुलर है। इट मींस इसे वेक्टर डी कह रहा है, ये बी पे भी परपेंडिकुलर है और ये सी पे भी परपेंडिकुलर है। लेकिन ऐसा वेक्टर जो बी और सी दोनों पे परपेंडिकुलर हो, उस वेक्टर का नाम तो बी क्रॉस सी होता है। डेफिनेशन से पता है मुझे क्रॉस प्रोडक्ट की। तो डी बी सी डायरेक्शन में और बी क्रॉस सी बी सी डायरेक्शन में, इट मीन से दोनों के दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। इट मीन जो वेक्टर डी है वो बी क्रॉस सी पर पैरेलल होगा। तो मैं वेक्टर डी को क्या एज्यूम कर लूंगा, लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी, और बाकी पिछले क्वेश्चन के जैसा बिल्कुल इजीली हो जाएगा। तो इस वाले प्रॉब्लम को आप इजीली टैकल करेंगे, बहुत बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो देख लीजिएगा प्लीज, इन केस कोई इशू हो तो प्लीज पूछिएगा। चलिए भाई आगे मूव करते हैं, कुछ और काम की चीजें। देखिए एक रिजल्ट ये वाला भी यूज करा देता हूं फटाफट से। दो वेक्टर कब पैरेलल, जब उनके बीच का एंगल कितना आ जाए, 180 या पाई। आइए इस रिजल्ट को भी यूज कर लेते हैं फटाफट से। एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है ये भी बोर्ड्स में आया हुआ है एक बार 4 मार्क में। एग्जाम्पल नंबर 27 है, बुक से मिल जाएगा आपको, बुक में पढ़िए। इफ i प्लस जे प्लस के, 2i प्लस 5j, 3i प्लस 2j माइनस के एंड i माइनस 6j माइनस के आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट a b c एंड d रेस्पेक्टिवली। याद करो जब मैं आपको पोजीशन वेक्टर पढ़ा रहा था तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है पॉइंट। पोजीशन वेक्टर मींस ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो कहता है देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड सी डी। तो पहले यही काम करते हैं। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। सबसे पहले देखो जो पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ओ ए मतलब ए का पोजीशन वेक्टर, ये बी का पोजीशन वेक्टर, ये सी का पोजीशन वेक्टर और ये डी का पोजीशन वेक्टर। लिखिए फटाफट से। ए का पोजीशन वेक्टर है आपका आई प्लस जे प्लस के, दिस इज 2i प्लस 5j, 3i 2j माइनस 3k, 3i 2j माइनस 3k और ये है आपका i माइनस 6j माइनस k। तो आपको एंगल चाहिए वेक्टर ए बी और सी डी के बीच में। तो आप नोटिस करिए मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं पहले।
वेक्टर ए बी का क्या मतलब है, ये एक लाइन सेगमेंट है ए से बी को जोड़ता हुआ, जहां पे ए इनिशियल पॉइंट होगा और बी इसका फाइनल पॉइंट होगा। कैसे निकलता है, बी में से ए घटाना पड़ेगा। आइए, ओ ए, इसका मन में हमारा मतलब है ये पॉइंट 111 को रिप्रेजेंट करता है, कॉपी में नहीं लिखना। ये 250 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 32 - 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 1 - 6 -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले मुझे वेक्टर ए बी निकालना है। सो देयरफॉर वेक्टर ए बी, तो पॉइंट बी में से पॉइंट ए घटाओगे, घटाओ, तो 2 - 1i प्लस 5 - 1j प्लस 0 - 1k। ऐसे ही वेक्टर आपको चाहिए सी डी भी निकाल लेते हैं। तो डी में से सी घटाएंगे, ये रहा डी और ये रहा सी, तो दिस इज 1 - 3i प्लस -6 - 2j प्लस -1 प्लस 3k। आई होप ये समझ में आ गया भाई आप लोगों को। देखिए भाई, इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो गया आपका, दिस इज i प्लस 4j माइनस के, इसको भी सॉल्व करो, माइनस का 2i माइनस का 8j और ये प्लस का 2k। ठीक है भाई। अब आपको क्या बोल रहा है एग्जामिनर, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड सी डी। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हमें आता है, तो देयरफॉर कॉस थीटा क्या होता है फॉर्मूला एंगल का, ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड। चलिए आगे चलते हैं, यहीं पे मेरे पे जगह नहीं है, अब यहां लिख लेना। तो ए बी डॉट सी डी करो, कितना आया ऊपर, -2 -32 और माइनस का 2 अंडर रूट ए बी का मैग्नीट्यूड 1 16 1, इसका मैग्नीट्यूड 4 64 4। सो ऊपर नोटिस करोगे तो ऊपर हो गया -36, नीचे ये √18 और ये √72, यहां लिख के दिखाता हूं, √18 और ये √72। 18 होता है 9 × 2, तो 9 से 3 बाहर आ गया, तो ऐसा बचा 72। 18 × 4 होता है ना ये, या ये भी कर लो 9 × 8 लिख लो इसको, ये 9 × 8, ये 36 × 2 लिख लो, 36 × 2 हो गया ये, तो 36 से 6 बाहर आ गया, ये रह गया √2। ठीक है भाई। सो दिस इज 6 × 18 × 2, ये भी 36 ही बना ना बेसिकली, अब चेक कर लो यार। ये हो गया आपका 3√2, ये हो गया आपका 6√2, 3 × 6 हो गया 18, √2 × √2 हो गया 2। सो ओवरऑल तो कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा कितना आ गया, -1, और कॉस -1 कब होता है, 180 पर। तो ए बी और सी डी के बीच में एंगल कितना आ गया, 180। ठीक है, आगे कुछ और भी कह रहा है, डिड्यूस दैट का मतलब क्या है, ये जो आपने एंगल निकाला है वहीं से ऑब्टेन करो। डिड्यूस का मतलब जो रिजल्ट आपने निकाला है उसी को यूज करके आप इसको आगे फर्दर करो। सो डिड्यूस दैट कि ए बी और सी डी कॉलीनियर हैं। कॉलीनियर और पैरेलल बोथ आर सेम, मैंने कहा था ना, जब वेक्टर की बात हो रही होती है तो पैरेलल बोल देते हैं, पॉइंट्स की बात हो रही हो तो कॉलीनियर बोल देते हैं। तो ए बी सी डी पॉइंट्स है, तो दैट्स व्हाई वो कॉलीनियर वर्ड यूज कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो डिड्यूस दैट ए बी और सी डी कॉलीनियर हो, तो इसी को यूज करके निकालना है। तो देखिए मैंने आपको भी बताया था कि अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 आ जाए तो वो वेक्टर पैरेलल या कॉलीनियर कहलाते हैं। तो आपने क्या करा, ए बी और सी डी के बीच में एंगल निकाला और वो एंगल कितना आ गया, 180। इस बात का मतलब ए बी और सी डी कॉलीनियर है। बात समझ में आ गई। आपको इसी रिजल्ट को यूज करना है, हालांकि आप यही वेरीफाई कर लो ए बी और सी डी को ये पैरेलल थे। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स देख लो ना, -½ -½ यही पैरेलल हो गए, बट आपको ऐसे पैरेलल नहीं दिखाना था, आपको इसी रिजल्ट को यूज करके पैरेलल दिखाना था। समझ में आ गया। तो सिंस एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड सी डी इज पाई, सो देयरफॉर ए बी एंड सी डी आर कॉलीनियर। बात समझ में आ गई। तो बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में आने लायक चीज है। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं, और कुछ छोटा मोटा रह गया है तो मैं देख लेता हूं एक बार।
बस ये चैप्टर एकदम खत्म की हो रही है। चलिए एक बात देखिए भाई, लास्ट क्लास में ये वाला प्रॉब्लम डिस्कस हो गया था, ये वाला रह गया था, इस वाले प्रॉब्लम को करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इस तरह की चीज इस बार बोर्ड्स में भी आई थी डॉट प्रोडक्ट से। तो अभी पहले ये वाला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। तो पहले तो एक छोटी सी चीज सुनिए, एक रिजल्ट बता रहा हूं आपको, सुनिएगा ध्यान से। ए डॉट ए जो है वो आपका ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर भी होता है और उसको आप वेक्टर ए का स्क्वायर भी बोल सकते हो, याद रखना। ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर और वेक्टर ए स्क्वायर बोथ आर सेम, कोई फर्क नहीं होता इनके अंदर, ठीक है भाई। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए, ये एग्जाम्पलर का सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार एकदम। क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग ए क्रॉस आई का स्क्वायर, ए क्रॉस जे का स्क्वायर और ए क्रॉस के का स्क्वायर किसके इक्वल होगा फॉर एनी वेक्टर ए। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी चीजें लास्ट क्लासेस में भी हुई हैं। पहले वेक्टर ए को कुछ एज्यूम कर लो ना आप थोड़ी देर के लिए। तो पहले आपको ए क्रॉस आई निकालना है, स्क्वायर की तो बाद में देखेंगे। ए क्रॉस आई ये सिखाया गया है आप लोगों को, इसी की हेल्प से निकालेंगे। तो देखो भाई, ए है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका क्रॉस चाहिए मुझे आई के साथ, तो भेजो अंदर। तो आई क्रॉस आई करोगे तो जीरो वेक्टर होता है, आपको पता है। जे क्रॉस आई उल्टी डायरेक्शन में के, तो y मल्टीप्लाइड बाय माइनस के, z रहा के क्रॉस आई इज जे। तो इसको ठीक करके लिख लो, तो दिस इज a क्रॉस आई का क्या वैल्यू आया, जेड जे माइनस वाई के, ठीक है कि नहीं। अभी देखते रहो, बहुत आराम से आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, वो सब स्क्वायर हम कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं है, आ जाओ देखते रहो। ऐसे ही आप a क्रॉस जे निकालो, ऐसे ही हम a क्रॉस के निकालेंगे। मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूं, आप देखते रहना। a क्रॉस जे, तो i क्रॉस जे करोगे तो k, तो x k आ जाएगा यहां पे, j क्रॉस जे खत्म, और k क्रॉस जे माइनस आई आएगा ये, तो माइनस का z आई, सीधा करके लिख लेना बाद में। अब a क्रॉस k, तो i क्रॉस के उल्टे डायरेक्शन में j आएगा, देखो जब हम इसको k से क्रॉस करेंगे तो i क्रॉस k, सो i क्रॉस के उल्टे डायरेक्शन में j आएगा, तो x के साथ आ जाएगा माइनस j। अच्छा, फिर j क्रॉस i उल्टे डायरेक्शन में k आएगा, तो कुछ ऐसा आ गया आपका, a क्रॉस i आ गया, a क्रॉस j आ गया और a क्रॉस k आ गया। सीधा करके लिख लेना, आप आराम से लिख लेना। चलिए अब मेरी बात सुनिए, अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है आप वो देखिए। आपको वैल्यू निकालनी है a क्रॉस आई स्क्वायर, a क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस a क्रॉस j का स्क्वायर प्लस a क्रॉस k का स्क्वायर। अच्छा, आपको पता है ना ये k, ये मैंने आपको एक रिजल्ट बताया कि x मैग्नीट्यूड स्क्वायर कह लो या वेक्टर x का स्क्वायर कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a क्रॉस आई का स्क्वायर कह लो या मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस आई का स्क्वायर कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करते हैं ना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड आपने निकालना आता है। और ये मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर लगा हुआ है, इट मीन स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो आंसर देखो, a क्रॉस आई का स्क्वायर क्या आएगा, मैं यहां एक बार करके दिखा देता हूं आपको, सुनो। मान लो वेक्टर x है मेरा अल्फा आई प्लस बीटा जे, तो अगर मुझे वेक्टर x का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो क्या होगा, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और जैसे ही मैं x पे स्क्वायर करूंगा तो ये रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाओ, आपको a क्रॉस आई, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो, तो आपको पता लगेगा ये z स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। सेम जब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आएगा, जब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप नोटिस करो, 2 बार एक्स स्क्वायर है, 2 बार वाई स्क्वायर है और 2 बार जेड स्क्वायर है, तो ये तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जरा क्वेश्चन में आप ऑप्शंस की तरफ देखो
और आप अपने वेक्टर ए की तरफ देखो, ए का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा, तो रूट तो यहां लगा ही नहीं हुआ, तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं वेक्टर ए का स्क्वायर। तो मेरा आंसर आ गया डी, 2 टाइम्स वेक्टर ए का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, लाजवाब सवाल है। ऐसा ही एक सवाल अभी इस साल बोर्ड्स में ही पूछा गया, वो भी दिखाते हैं आपको। ये प्रॉब्लम भी 2023 बोर्ड्स में दिल्ली रीजन में आया था भाई ये क्वेश्चन, दिल्ली में 1 मार्क का। पढ़ो, वो कहता है कि a डॉट आई, मैं यहां लिख देता हूं, वेक्टर a का डॉट i के साथ, फिर a का डॉट i प्लस j के साथ, और a का डॉट i प्लस j प्लस k के साथ अगर 1 है तो वेक्टर a क्या होगा। वेक्टर a की वैल्यू जानना चाहते हैं, निकाल देंगे, कोई परेशानी नहीं है, सब आराम से आ जाएगा। ये मुझे गिवन है, तो आज एक काम करते हैं, सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। लेट कर लो आप वेक्टर a को xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनो, एक सेकेंड, अब मुझे बात सुनो, ये मुझे गिवन है, सिंस a डॉट आई प्लस जे इज सेम एज a डॉट आई प्लस जे प्लस के इज 1। परफेक्ट है भाई, ये गिवन है। तो अब आपको वेक्टर ए निकालना है, तो आप देखो ना, a डॉट आई भी 1 है, ये भी आपका 1 है, और ये भी आपका 1 है। पहले निकाल लो फटाफट फटाफट a का डॉट प्रोडक्ट i के साथ। मैं देखो फटाफट फटाफट करूंगा, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। यहां देखो रफ में, a का वैल्यू क्या है भाई, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका डॉट निकालना, आई के साथ भेजना जरा अंदर x, तो i डॉट आई प्लस, ये एक काम करो ना, इतना पंगा लेना ही क्यों है। इधर i का कंपोनेंट कितना है भाई 1, इधर i का कंपोनेंट कितना है x, तो x आ गया। इधर j का कंपोनेंट y है, इधर j का कंपोनेंट है ही नहीं 0, इधर k का कंपोनेंट z है, उधर k का कंपोनेंट है ही नहीं, तो 0। तो जब आप a डॉट आई निकालोगे तो a डॉट आई आपको सिर्फ x मिलेगा। ऐसे ही a डॉट आई प्लस जे, तो a का कंपोनेंट, i का कंपोनेंट x है, तो x यहां आ जाएगा, यहाँ पे j का कंपोनेंट 1 है और a में j का कंपोनेंट y है, तो x प्लस y आ जाएगा, और a के पास k का कंपोनेंट है, इसके पास नहीं है। लाइकवाइज ये आ जाएगा आपका, a से डॉट प्रोडक्ट करो ना, x y और z, तो दिस इज x प्लस y प्लस z इज 1। अब ये 3 इक्वेशन बन गई, तो यहां से देयरफॉर x इज 1, x प्लस वाई 1, तो अगर आप x प्लस वाई को 1 डाल रहे, x प्लस वाई भी 1 हो जाएगा ना, बट x का वैल्यू तो 1 है। जैसे आप x का वैल्यू 1 डालोगे तो 1 प्लस वाई इज 1, तो यहां से y आ जाएगा आपका 0। अब ये तीसरा इक्वेशन पकड़ लो, x प्लस वाई प्लस जेड इज 1, x 1 है, y 0 है, ये 1 है, ये 0 है, तो ये कट गया, तो z भी 0 आ गया, तो x भी 0 है, सॉरी y भी 0 है, z भी 0 है, और x 1 है, तो इसका मतलब वेक्टर ए आपका आ गया i ओनली, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी 2023 बोर्ड्स में आया हुआ था क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं, बढ़िया सवाल है, आराम से किया जा सकता है। ये क्वेश्चन का फोटो वोटो लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है भाई। तो बस अब एक छोटी सी चीज रह गई है, और ये चैप्टर में मेरे तरफ से वाइंड अप हो जाएगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा भाई। अब हमें पढ़ना है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, बस वो रह गया है हमारा करने के लिए, क्योंकि कभी कभार ज्योमेट्री बेस 1-2 प्रॉब्लम आ जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स हमें परेशान करते हैं, तो बस वो देखते हैं, और ये चैप्टर हमारी तरफ से वाइंड अप है। तो देखिए भाई, व्हाट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ध्यान से सुनना। मैक्सिमम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं इसको, बट हम लास्ट में पढ़ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए जरा, देखिए मान लीजिए 2 वेक्टर है, कोई ज्यादा घुसना नहीं है इसमें। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, और ये कोई मेरा वेक्टर बी है। एक बार डायरेक्शंस देखिए इनकी, ठीक है भाई। तो हो क्या रहा है, एक बार ध्यान सुनिए, ये वेक्टर ए है
और ये आपका वेक्टर बी है। एक बार एरोस को देख लीजिएगा, एरो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि ये जो साइड है आपकी, ये साइड रिप्रेजेंट करेगी इन दोनों वेक्टर्स का सम इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है कि नहीं। एक बार दोबारा दिखा देता हूं, इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो देखो हो क्या रहा है, वेक्टर ए, एरोस देखिए, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो ये एरो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो जो ए प्लस बी मिलेगा वो रिवर्स डायरेक्शन में, ये फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये ऐसा नहीं हो रहा, देखो जरा ध्यान से भाई, ऐसा नहीं है ए बी को फॉलो कर रहा है, बी ए ने इसको फॉलो करा और फिर ये इसको फॉलो करे, ऐसा नहीं है, साइक्लिक नहीं चल रहा है, ये रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है कि नहीं। तो ए बी को फॉलो कर रहा है और ये जो आपका ए प्लस बी है ये रिवर्स डायरेक्शन में मिलेगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि ये जो ए प्लस बी है और ये दोनों टिप्स आपस में ऐसे मिलती होंगी, तो इस वेक्टर को आप ए प्लस बी बोलोगे, ठीक है कि नहीं। तो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब एक बार इसको ट्रायंगल की शक्ल से भी देख लेते हैं। मान लो ये ए बी और सी, ये ट्रायंगल है। तो क्या कर रहा है, वेक्टर ए बी, ए से बी की तरफ की डायरेक्शन है तो वेक्टर ए बी लिखेंगे, इसमें जोड़, अब फिर मेरी डायरेक्शन है बी से सी की तरफ और मैंने जोड़ रहा हूं, तो मुझे ए सी मिल रहा है, सी ए नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है, ए सी। तो दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, भाई ए बी बी सी और फिर ए सी मिल रहा है, सी ए नहीं मिल रहा, ठीक है कि नहीं। परफेक्ट है भाई, आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई। तो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। एरोस का हिसाब किताब है, बस आप एरो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी साइड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देखो, मान लो ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, और तो ये कौन सा वेक्टर होगा। तो देखो भाई, ये एरो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर रिवर्स डायरेक्शन में होता तो ये सी प्लस डी होता, लेकिन अभी डायरेक्शन उल्टी है तो ये माइनस का सी प्लस डी हो जाएगा। कुछ इस तरीके से डील करना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है भाई। आ जाओ, इसके ऊपर एक सवाल देखते हैं और इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लेना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये आपकी बुक के अंदर सवाल दिया हुआ है, तो उसको समझ लेते हैं एक बार, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़िए। वो कहता है कि इन ट्राइंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो भाई अगर ये ट्राइंगल एबीसी है तो आप देखो जरा ध्यान से, डायरेक्शंस देखिए, ए बी को फॉलो कर रहा है, एरोस फॉलो कर रहे हैं और ये रिवर्स डायरेक्शन में एसी मिल रहा है। तो मतलब ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर फॉलो होता है तो हो ही रहा है, होता क्या है, तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से मुझे मिलता है। आइए जरा कौन कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो डेफिनेटली राइट साइड में मुझे जीरो वेक्टर रखना है, तो आप AC को लेफ्ट में लेकर आओ, AB प्लस BC माइनस AC इज जीरो वेक्टर। तो ये हो सकता था इसका एक पॉसिबिलिटी, तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कहीं, हाँ जी, AB प्लस BC माइनस AC इज जीरो वेक्टर, ये ठीक है। एक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू है ना भाई, चलिए ठीक है। एक इस ऑप्शन के ऊपर आते हैं, AB लिखा हुआ है, करेक्ट है, AB में वेक्टर BC जोड़ा हुआ है, करेक्ट है, बट यहां पे प्लस का CA है और यहां पे क्या है, माइनस का AC। अगर आप पलट दोगे तो डायरेक्शन पलट जाएगी, मतलब उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे ही इसे पलटोगे तो ये प्लस का CA हो जाएगा, इट मीन CA ऑप्शन भी करेक्ट है भाई। मतलब अगर आप इसकी डायरेक्शन को चेंज करोगे, AC से CA करोगे तो नेगेटिव हो जाएगी ना डायरेक्शन, तो ये चीज आपकी ऐसे हो जाएगी। तो मतलब ऑप्शन A भी ट्रू है। अब ऑप्शन सी की तरफ आओ, AB प्लस BC ठीक है, माइनस CA लिखा है, बट ये प्लस CA होना चाहिए था, क्योंकि भाई टेक्निकली ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से मिलता है AB प्लस BC इज AC। जब आप AC को लेफ्ट में खींचते तो AC नेगेटिव होता, और जब आपने इसका डायरेक्शन पलटा तो ये CA पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे CA कैसा दिया हुआ है, नेगेटिव, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। इधर आ जाओ, AB पॉजिटिव CA पॉजिटिव, AB पॉजिटिव CA पॉजिटिव, BC पॉजिटिव होना चाहिए, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, CB। तो अगर मैं इसका डायरेक्शन पलटूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, डेफिनेटली यहां पे नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट था। इनकरेक्ट था तो कौन सा था, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, अभी दो प्रॉब्लम रह गए, बस दो प्रॉब्लम और बेयर कीजिए एंड दैट्स इट, कवर। चलिए एक छोटी सी चीज और बता देते हैं फटाफट फटाफट। पहले यहां आ जाओ, ये 2-3 बार बोर्ड्स में, 2020 बोर्ड्स में भी आया है ये प्रॉब्लम, और अभी 2023 में भी आया है दिल्ली रीजन में, और ये प्रॉब्लम आता ही रहता है। ये आपके मिसलेनियस का 10th क्वेश्चन है और बहुत बहुत स्पेशल है, बहुत बार बोर्ड्स में आया हुआ है। पढ़ो भाई, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। तो दो एडजेसेंट साइड्स हैं एक पैरेललोग्राम की। तो देखो भाई, ये मैंने ड्रॉ किया,
पैरेललोग्राम, ध्यान से सुनना। एडजेसेंट साइड्स मतलब बगल वाली साइड है। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके डायगोनल के पैरेलल हो। तो ठीक है जी, ये इसका डायगोनल है। तो अभी मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन सिखाया आप लोगों को, नोटिस करिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो रिवर्स डायरेक्शन में जो भी ये वेक्टर है ये इन दोनों का सम होगा। तो मतलब जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो क्या हुआ, वेक्टर ए प्लस बी। तो मुझे पैरेललोग्राम का डायगोनल मिल गया। तो आपसे कह रहे हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो पहले तो मैंने डायगोनल निकाला। तो देखिए भाई, सबसे पहले सॉल्यूशन क्लियरली डायगोनल ऑफ द, कैसे आया डायगोनल, वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, पैरेललोग्राम इज वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है जी, ये तो आपके पैरेललोग्राम का डायगोनल आ गया। अब आपसे कह रहा है एक यूनिट वेक्टर निकालो जो ए प्लस बी के पैरेलल हो। तो आप ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकाल दो ना, आज के सेशन के स्टार्टिंग में पढ़ा है ना हमने, आप ए प्लस बी का ही यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो नाउ लेट सी ए प्लस बी। तो आप पहले ए प्लस बी निकाल लीजिएगा, कर लो ए प्लस बी फटाफट फटाफट। क्या है भाई ए प्लस बी, मैं कर दे रहा हूं ऐसे, कितना होगा ये 3i माइनस 6j और ये प्लस का 2k। तो आप इसी का यूनिट वेक्टर निकाल दो, वो हमेशा इसके पैरेलल होगा। ये तो हो जाएगा। और आगे एक और बात कह रहा है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालना आपको क्रॉस प्रोडक्ट में सिखाया गया है। क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसे कर लेना, बढ़िया सवाल था। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पेपर वेपर में कभी मिला हो, टेस्ट वेस्ट में मिला हो, तो शायद आप लोगों ने इस क्वेश्चन को एक्सपीरियंस किया होगा। बट है बड़ा लाजवाब प्रॉब्लम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, 2016 बोर्ड्स में आया था ये। 1 या 2 मार्क के लिए बड़ी शानदार सी प्रॉब्लम है, पूरा प्योरली ट्रायंगल ऑफ एडिशन पे बेस्ड है, कराते हैं, मजेदार चीज़ है, हो जाएगा। थोड़ा लंबे मेथड से कराऊंगा क्योंकि क्लैरिटी चाहिए हमें, ठीक है कि नहीं। तो देखिए, दो वेक्टर है, एक j प्लस के और एक 3i माइनस j प्लस 4 के, रिप्रेजेंट्स टू साइड्स AB एंड AC रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ठीक है, एक ट्राइंगल है मेरा ABC, ये है जी मेरा ट्राइंगल ABC। तो j प्लस के रिप्रेजेंट करता है AB को, डायरेक्शन देखो A से B की तरफ आ रहा है ना, ये AB लिखा है तो A से B की तरफ आ रहे हो, और ये AC को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कितना दिया हुआ है 3i माइनस j प्लस 4k। आगे, द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A, मतलब A से आप एक मीडियन डालोगे, उस मीडियन की लेंथ चाहिए आपको, निकाल देंगे लेंथ में, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेंथ आराम से आ जाएगी। ठीक है भाई, तो देखिए भाई जरा ध्यान से, आपने करा क्या है, A से एक मीडियन डाली, इसका नाम रख दिया D, तो आपको AD का लेंथ चाहिए। अब मान लो अगर कोई आपको वेक्टर AD ही बता दे, तो वेक्टर AD का लेंथ मींस मैग्नीट्यूड, तो आपको वेक्टर AD का मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर आप वेक्टर AD निकाल पाए तो उसका मैग्नीट्यूड आप आराम से निकाल दोगे। अब वेक्टर AD में निकालूंगा, 2 मिनट रुको, पहले मैं एक छोटी सी चीज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से ये AB और ये BC और ये AC, तो मैंने आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बताया था, आप नोटिस करो, सिर्फ एरोज से पकड़ना है, काम हो जाएगा। ये एरो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, वेक्टर A वेक्टर B। तो ये जो वेक्टर है, जब जहां ये टिप मैच कर गई, ये देखो ना टिप मैच कर गई है, तो ये जो साइड है ये इन दोनों का सम होगी। तो दिस इज वेक्टर A प्लस B। तो और देखो हो क्या रहा है, ये 2 एरो फॉलो करें और जो तीसरे वाला आपस में ऐसे मैच कर जाए तो वो सम होता है। तो देखो भाई जरा ध्यान से, इस एरो ने ये और ये दोनों एरो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और इनकी टिप मैच कर गई। इट मींस इन दोनों का सम कौन होगा, वेक्टर AC। क्लियर है भाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से। तो सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। आप ये साइड में बनाना, मेरे पे जगह नहीं है ना, आप साइड में यहां लिखना क्लियरली। आप कह सकते हो कि वेक्टर AB
प्लस बी सी वो आपका वेक्टर ए सी होगा। अब मेरे को ए बी और ए सी पता है तो वेक्टर बी सी कैलकुलेट कर लूंगा यहां से। तो वेक्टर बी सी क्या होगा, वेक्टर ए सी माइनस वेक्टर ए बी। मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं इसको, ठीक है ना। फटाफट फटाफट देखिए बस। सो देयरफॉर व्हाट इज वेक्टर बी सी, तो ए सी में से ए बी घटाना है। सो 3i, चेक कर लेना कोई गलती हो तो भाई, माइनस का 2j प्लस 3k, वेरीफाई कर लेना भाई, कोई गलती हो तो आप प्लीज वेरीफाई कर लेना। प्लस माइनस में हम कर भी सकते हैं। AC में से AB गया, हाँ तो ठीक है, 3i माइनस 2j प्लस 3k, परफेक्ट है। अब आपको वेक्टर BC मिल चुका है। अब आइए, अब मेरे को वो मीडियन डालनी है, वो मीडियन डाली मैंने, ये डाली मीडियन, दिस इज पॉइंट D। तो अपने को वेक्टर AD चाहिए। अब बस एक ट्रायंगल में आपको साइड बैठा के दिखा रहा हूं और बस आप समझ जाना क्या हो रहा है। इस वाले पोर्शन को इधर लेके चलो, सिर्फ इस पोर्शन को। ये A है, ये D है और ये B है। तो ये AB, BD और अपने को चाहिए वेक्टर AD। तो व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहता है, देखो ये दोनों एरो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं और ये दोनों टिप आपकी मैच कर गई, तो ये जो साइड है इन दोनों का सम होगा। मानते हो कि नहीं? बिल्कुल ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लग रहा है इसके अंदर, लगा दिया हमने। तो आ जाओ भाई ध्यान से। तो मुझे यहां से वेक्टर AD मिलेगा। नाउ जो आपका वेक्टर AD है ना, वो सम है इसका और किसका, BD का। तो दिस इज सम ऑफ वेक्टर AB प्लस वेक्टर BD। अब वेक्टर AB तो आप जानते हो, ये रहा J प्लस के। आप किसे नहीं जानते? आप वेक्टर BD को नहीं जानते। अब वेक्टर BD कैसे निकलेगा? मेरी बात सुनो, ये जो आपने डाली है AD, ये है मीडियन। जो मीडियन है सेगमेंट BC को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ेगा, मिड पॉइंट पे, दो इक्वल हिस्सों पे। मतलब जितना ये BD है उतना ही ये DC है। तो मतलब जो BC वेक्टर है उसका आधा हिस्सा वेक्टर BD है, उसका आधा हिस्सा DC है। तो मुझे वेक्टर BD चाहिए। तो व्हाट इज वेक्टर BD? इसका आधा। तो इसका आधा कर दो, कितना हो गया इसका आधा? ये हो गया आपका 3/2i माइनस j प्लस 3/2k। सो दिस इज वेक्टर AD। कितना आ गया भाई ये? 3/2i, j से j काट दो, प्लस 5/2k। तो अब आपको वेक्टर AD मिल गया, आपको ये मीडियन वेक्टर मिल गया। अब इस वेक्टर का आपको लेंथ चाहिए। एंड व्हाट इज द लेंथ? क्या होता है लेंथ? लेंथ होता है मैग्नीट्यूड। So AD magnitude is under root over 9/4, 25/4। LCM हुआ 4, ऊपर हुआ 34। तो देखो भाई, वैसे तो टेक्निकली आप ऐसे कर सकते थे, 34/4 2 के टेबल से कट जाएगा, ये 17/2, तो कुछ √17 में आंसर आना चाहिए था, बट वो ऑप्शन में नहीं है। कोई बात नहीं, तो ऐसा कर लो, इसका LCM आया 4 और ऊपर हुआ 34 और 4 से 2 बाहर आ गया। तो ये इसका आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल है, लाजवाब। आप एक बार देख लेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई इशू हो जाना चाहिए। 2021 मार्कर, चाहे किसी को आता हो चाहे किसी को ना आता हो, 90% लोगों ने इसका सही आंसर टिक कर दिया था। ABCD इज अ रोम्बस whose diagonals intersect at E। अब रोम्बस क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, आपको पता होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, गोली मारो उसको। इधर देखो आप, ABCD इज अ रोम्बस जिसके डायगोनल E पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो वेक्टर EA, EB, EC, ED इन सब का सम क्या होगा? तो मैक्सिमम लोगों ने तुक्का भी मारा होगा तो सही ही मार दिया होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को उसका जीरो वेक्टर आंसर लगता होगा। तो जीरो वेक्टर ही इसका आंसर है। तो रोम्बस आपको पता है ना, काइट शेप का होता है कुछ कुछ। मैं जनरल आइडिया दे देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। पैरेललोग्राम टाइप का ही हो गया ना, कुछ ऐसा ही बना लो, जरूरी नहीं काइट वाइट बनानी, मैंने ऐसा बना दिया, मेरे को तो काम करना है। इसके डायगोनल्स क्या करते हैं भाई? बाइसेक्ट करते हैं। दिस इज E। तो अब मेरी बात सुनिए, जितना लेंथ ये EB है उतना ही लेंथ ये ED है, ये दोनों बराबर है। जितना ये EC है उतना ही ये EA है, ये दोनों भी बराबर है। तो आपसे क्या कह रहा है? वेक्टर EA, कुछ नहीं करना था, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, ऐसे ही कर डालेंगे। EA में EA और EC,
ई ए और ई सी ये तो एक दूसरे के नेगेटिव है, चेक करो ना, जितना लेंथ ये है उतना ही, देखो ना वेक्टर ई ए और ई सी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे के नेगेटिव है भाई, जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये है, बट डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे। लाइकवाइज ई बी और ई डी एक दूसरे के नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, काम खत्म, आंसर आ गया जीरो वेक्टर। लिखना है तो ऐसे लिख लो, वेक्टर ई ए को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ वेक्टर ई सी, ई बी को लिख सकते हो आप माइनस ऑफ वेक्टर ई डी, ये ई सी और ये आपका ई डी, तो ये सब आपस में कैंसिल हो गए, वी लेफ्ट विद जीरो वेक्टर। बना लीजिए, हो गया काम। ऐसे तो आप रोम्बस आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसे बनाते हैं लोग, काम चलाना जैसे मर्जी चला लो, घुसना थोड़ी उसके अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर हमें, ठीक है, परफेक्ट है, आराम से हो जाएगा। तो भाई ये हमारा वेक्टर अलजेब्रा खत्म हो गया है, काफी लंबा हो गया है वेक्टर अलजेब्रा, 6-7 सेशन लग गए हमें करने में, बहुत डिटेल में चले गए हम इसके अंदर, लेकिन कुछ छूटा नहीं है। तो आप लोग एक बार इसको समराइज कर लीजिए, एक बार ढंग से कवर कर लीजिए, इनकेस कोई इशू हो तो बताइएगा। अब आगे के जो चैप्टर्स होंगे उसमें इतना समय नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि अब समय भी बोर्ड्स के लिए थोड़ा कम ही रह गया हमारे पास। तो भाई ठीक है, अभी के लिए फिर इतना ही करते हैं, एंड नेक्स्ट सेशन में हम नए चैप्टर से मिलेंगे, आपको 3D ज्योमेट्री कराएंगे आप लोगों को, और उसमें इतना समय नहीं लगेगा, वो जल्दी हम वाइंड अप करेंगे। तो ठीक है भाई, आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।